हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर आप आरडीटी की जो लेक्चर सीरीज थी उसको आगे बढ़ाइए। तो आरडीटी में हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे तरीके की जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हम लोग वहां पे बात कर चुके हैं, जैसे कि मैक्सम गिलबर्ट हो गया, सैंगर सीक्वेंसिंग हो गया, इसके अलावा पायरो सीक्वेंसिंग की भी बात हमने की थी। वो सब काफी पहले के वीडियोस थे। आज हमें इसी सीरीज को आगे बढ़ाना है और आज हम बात करने वाले हैं आपसे शॉटगन जीनोम सीक्वेंसिंग की, या शॉटगन सीक्वेंसिंग भी इसको बोलते हैं। तो ये एक बहुत मजेदार सी फोटोग्राफ है। ये आपके सामने शॉटगन है और यहाँ पे ये डीएनए है। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरीके से आप शॉटगन से डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। हालांकि ये शॉटगन नहीं यूज करेंगे, अभी हम आगे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। पूरी चीजें समझ में आएंगी, बहुत मजा आएगा लेक्चर में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। शॉटगन जो जीनोम सीक्वेंसिंग है या शॉटगन डीएनए सीक्वेंसिंग है, उसमें हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, एप्लीकेशंस और कुछ इमेजेस भी हैं जिनको हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके थ्रू आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि ये शॉटगन डीएनए सीक्वेंसिंग क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है और जीनोम सीक्वेंसिंग की हमें जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। व्हाई डू वी रिक्वायर जीनोम सीक्वेंसिंग, क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग में और क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हो गया। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब हो गया कि आपको पूरे जीनोम का जो पूरा डीएनए कंटेंट है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसमें आपको एग्जैक्ट जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, उसके बारे में पता चल जाए। ए के बाद टी आ रहा है, टी के बाद फिर से ए आ रहा है, या जी आ रहा है, या सी आ रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी हो जाए। ये पर्पस होता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि क्या पर्पस है, पर्पस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, अगर कहीं कोई कहे तो इसका पर्पस क्या होता है। सिंपल पर्पस क्या होता है, पर्पस यहाँ पे हमें सीक्वेंस पता करना होता है। किसका सीक्वेंस, अगेन न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट का सीक्वेंस। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट के सीक्वेंस का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। अब वजह क्या है, क्यों आप किसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का पता लगाना चाहेंगे। देखिए, अगर आपको ह्यूमन डीएनए या ह्यूमन जीनोम की ही बात की जाए तो ह्यूमन जीनोम के बारे में जब उसके सीक्वेंस के बारे में पता चला तो ही जाकर के हमें बहुत सारे जो जीन्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, 30,000 के आसपास जीन्स हैं, उनके बारे में पता चल पाया। पूरी तरीके से हम एनोटेट कर पाए कि ये जो है वो कोडिंग रीजन्स हैं, ये जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, कहाँ पे जीन्स हैं, कहाँ पे नहीं है। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही पता चल पाई। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के, जैसे कि आपका जो ड्रग डिजाइनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है, वहां पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन हो सकता है। आगे चल करके जो टेलर मेड ड्रग्स हैं या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जो एरिया है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तो ऑफ कोर्स इसका बहुत ज्यादा स्कोप है ही, क्योंकि वहां पे हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर अब जब आप किसी जीन की फंक्शनैलिटी या जो आपका डीएनए सीक्वेंस है उससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं तो कैसे किया जा सकता है, उन सब एरियाज में काफी जबरदस्त स्कोप आ जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। तो अब जीनोम सीक्वेंसिंग के मेथड के बारे में बात की जाए, कहने में तो बड़ा आसान लगता है कि एक डीएनए है, डीएनए का एक लंबा सा स्ट्रैंड है, उसमें बस हमें जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट है, उसी को तो पता लगाना है। तो कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड है। क्या कहना है, इट इज हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्निकली डिमांडिंग मेथड। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बहुत अधिक आपकी टेक्निकल स्किल जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है, हर आदमी इसको नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट इज हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्निकली डिमांडिंग। तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस, जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर क्या होती है। इसके बाद मैं जीनोम सीक्वेंसिंग जस्ट एक पेज के बाद मैं आपको लेके चलूंगा कि शॉटगन सीक्वेंसिंग किसे बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया टेक्निकली डिमांडिंग होती है। और एक सबसे बड़ी परेशानी जो जीनोम सीक्वेंसिंग में आती है वो ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा जीनोम एक बार में मशीन में डालें तो सीक्वेंस आपको बता दें। इस तरीके से नहीं किया जा सकता। तो जो अभी हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उनकी एक लिमिटेशन है। यानी कि लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स को ही एक बार में सीक्वेंस किया जा सकता है, बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एट वन गो एक बार में लगभग 500 से 600 बेस पेयर के सीक्वेंस को हम
500 से 600 बेस पेयर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हीं को हम सीक्वेंस कर सकते हैं एट वन टाइम। और अगर बहुत बढ़ाया आपने तो 1000 बेस पेयर के आसपास हम एट वन गो सीक्वेंस कर सकते हैं, यानी कि इतना छोटा ही स्ट्रैंड को हम एक बार में सीक्वेंस कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जीनोम का साइज तो बहुत बड़ा होता है और हम एट अ टाइम अपनी आज की जो हमारी एडवांसमेंट है साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें सिर्फ लगभग 1000 बेस पेयर के सीक्वेंस या 1 MB के सीक्वेंस को ही मैं अभी सीक्वेंस कर पा रहा हूं, 1 MB के स्ट्रैंड को ही मैं सीक्वेंस कर पा रहा हूं एक बार में। तो आप सोच सकते हैं कि हमें पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर जाकर के हम उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो यही चीज लिखी गई है कि साइज ऑफ द जीनोम अगर आप देखें तो ई कोलाई के जीनोम का साइज देखिए 4.2 इंटू 10⁶ बेस पेयर है। आप कहीं 1000 बेस पेयर को एक बार में सीक्वेंस कर पा रहे हैं और इतना ज्यादा बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक बैक्टीरिया का जीनोम है, ई कोलाई का। आप इसी को एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के जो जीनोम का साइज है वो 3.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। तो अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इसको कितने छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हम जीनोम सीक्वेंसिंग ह्यूमन बींग्स के केस में कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है, सबसे बड़ी परेशानी है जो जीनोम सीक्वेंसिंग में आती है। ये एक लिमिटेशन है आज के जो एडवांसमेंट है हमारा, उससे अगर हम जोड़ करके देखें तो। अब जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या रिक्वायरमेंट है इतना तो समझ में आ गया। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस। तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि 1000 बेस पेयर के सीक्वेंसेस हमें चाहिए होंगे और इस तरीके के कितने सीक्वेंस चाहिए होंगे, बहुत ज्यादा। तो एक्सट्रीम यही चीज लिखी गई है कि एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, यही चीज यहां पे मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए। चलिए, तो पहली स्लाइड तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब जब आप पीस बनाते हैं, यानी कि जब एक बड़ा सा जीनोम का सीक्वेंस है, जैसे कि सपोज करिए कि मैं अगर यहाँ पे बना करके दिखाऊं आपको, एक बहुत बड़ा सा जीनोम का सीक्वेंस है, ये मान लीजिए ये जीनोम है, ये डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब इस डीएनए के सीक्वेंस से जब आप छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, क्योंकि हमको 1000 बेस पेयर की ही सीक्वेंस, 1000 बेस पेयर के जो फ्रैगमेंट्स हैं वही एक बार में सीक्वेंस किए जा सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली हमें यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, जो 1000 बेस पेयर के आसपास की लेंथ के हों, इनको हमें क्लीव करना पड़ेगा। और ये क्लीविंग कैसे होगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पीसेस जनरेटेड बाय ब्रेकिंग द जीनोमिक डीएनए एट रैंडम पॉइंट्स। क्या मतलब हो गया कि रैंडमली आपको क्लीव करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर साइट पे क्लीव कर रहे हो, रैंडमली क्लीव करना है। कभी यहां पे कर दिया, कभी यहां कर दिया, कभी यहां कर दिया, कभी बीच में कर दिया, इस तरीके से। अब कोई एक स्ट्रैंड तो डीएनए का होगा नहीं भाई, आप जब भी डीएनए को सीक्वेंस करना चाहेंगे तो वहां पे मल्टीपल, बहुत बड़ा डीएनए के मल्टीपल फ्रैगमेंट्स होंगे, है ना। अब उसको आप क्लीव करेंगे, समझ में आ रही है आपको बात, क्या कह रहा हूं मैं, कि पीस जनरेट करना है बहुत। ये एक डीएनए का सीक्वेंस ऐसा तो नहीं है कि एक डीएनए का ही सीक्वेंस होगा, ये डीएनए का सीक्वेंस एक है, इसी तरीके से बहुत सारे सीक्वेंस होंगे, ये सेकेंड होगा, इसी तरीके से बहुत सारे होंगे, ये थर्ड होगा। बट होंगे क्या, ये तीनों के तीनों सीक्वेंसेस एक ही तो हैं, ऑल ऑफ दीज 3 सीक्वेंसेस आर सेम, ये तीनों सीक्वेंसेस सेम हैं। लेकिन जब आप इसको ब्रेक कर रहे होंगे, तो मैंने कहा आपसे कि हम रैंडम पॉइंट्स में इसको ब्रेक करेंगे। तो अब जैसे कि फर्स्ट सीक्वेंस में या फर्स्ट फ्रैगमेंट में या फर्स्ट डीएनए का जो फ्रैगमेंट है उसमें यहां कट हुआ, यहां कट हुआ, यहां कट हुआ, यहां कट हुआ। लेकिन जो दूसरा वाला है, क्योंकि रैंडमली कट हो रहा था, तो यहाँ कहीं बीच में कट हुआ, यहाँ कहीं बीच में कट हुआ, यहाँ कहीं बीच में कट हुआ। बात समझ में आई। और तीसरे वाले में अगेन साइड चेंज हो गई, यहाँ कट हो गया, यहाँ कट हो गया, यहाँ कट हो गया। दिस इज व्हाट आई वांट टू से इज कि जितना भी डीएनए आपने डाला होगा उसको अलग अलग पोर्शंस पे या अलग अलग रीजन्स पे कटिंग उसकी हो जाएगी। यही चीज यहाँ पे लिखी गई कि रैंडम पॉइंट्स पे हमें कट करना है। ठीक, नेक्स्ट, फ्रैगमेंट्स जनरेटेड यूजुअली ओवरलैप विद ईच अदर। अब जरा समझने की कोशिश करिए, जो यहाँ पे ये जो डीएनए के बड़े बड़े जीनोम है या जो भी आप कह दीजिए, जब आप इनको कट कर रहे हैं रैंडमली, तो यहां से जो फ्रैगमेंट जनरेट हो रहा होगा और यहां से जो फ्रैगमेंट जनरेट हो रहा होगा, ऑब्वियसली इनमें कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स होंगे। अब जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ का, ये वाला पोर्शन, अब वो इसमें से कहीं आ रहा होगा या इस वाले में से कहीं आ रहा होगा। जाहिर सी बात है कि ये यहां से यहां तक का ही पोर्शन है,
लेकिन ये फर्स्ट वाले डीएनए में ये एक्स्ट्रा पोर्शन भी है, इस वाले में यहां से यहां तक है, तो ये दोनों सेम है, बट ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है किसमें, डीएनए रीजन 1 में। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके जो रीजन्स ओवरलैप कर रहे होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम एक्सटेंड करते हुए चले जाते हैं। इसका एक सबसे अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे कि बच्चे जो हैं वो पजल गेम खेलते हैं। अब पजल गेम में एक गेम होता है जिसमें कंट्रीज को, या जिसमें पूरा वर्ल्ड मैप होता है, उसमें अलग अलग कंट्रीज को आपको पजल के हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। अब अगर आपको पता है कि एक कंट्री यहाँ पे नीचे है, ऑस्ट्रेलिया जो है कॉन्टिनेंट यहाँ पे नीचे है, उसका एक पार्ट आपको पजल में मिल गया, तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि इसका दूसरा पार्ट कहीं आप ढूंढेंगे और ला करके अटैच कर देंगे। सेम वे में यहां पर भी वही चीज हो रहा है कि हमें ये छोटा सा फ्रैगमेंट मिल गया। अब इस छोटे से फ्रैगमेंट से हम टैली करेंगे कि और कोई फ्रैगमेंट मिल रहा है क्या, क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन है, तो अगर ये वाला फ्रैगमेंट हमें मिला तो उसमें ये तो पक्का होगा और हमें पता चल जाएगा कि ये एक्स्ट्रा रीजन है, तो हम जोड़ देंगे ला करके इसमें। इस तरीके से हम कंटिन्यूअसली फ्रैगमेंट को बड़ा हुआ करते हुए चले जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस। अभी हम आगे इसको और डीप डेप्थ में देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो फ्रैगमेंट्स जनरेटेड यूजुअली ओवरलैप विद ईच अदर। नाउ फ्रैगमेंट्स क्लोन्ड इन अ सूटेबल वेक्टर। अब देखिए, जब आप फ्रैगमेंट बना रहे हैं, यानी कि जब आप रैंडमली क्लीव कर रहे हैं, तो उसके बाद जो क्लीव्ड फ्रैगमेंट्स हैं उनको आपको एक लाइब्रेरी में अरेंज करना है। मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जीनोमिक लाइब्रेरी का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर आपको लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप जीनोमिक लाइब्रेरी का वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कहा कि आप सूटेबल वेक्टर का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे कि सपोज करिए कि ये एक वेक्टर हो गया, मेरा वेक्टर का डीएनए हो गया, और यहां से आया हुआ मेरा एक फ्रैगमेंट उठा करके मैंने यहां पे क्लोन कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। इसी तरीके से मैं मल्टीपल वेक्टर्स का इस्तेमाल करके जितने भी फ्रैगमेंट्स बने होंगे सबको क्लोन कर डालूंगा, सबको क्लोन कर लूंगा। So this is what is written over here कि फ्रैगमेंट्स क्लोन्ड इन अ सूटेबल वेक्टर, और हम लोग क्या बना लेंगे, इससे एक जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जो भी फ्रैगमेंट्स यहां से कट करके बने होंगे। नेक्स्ट, क्लोनिंग इज रिक्वायर्ड सिंस इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच फ्रैगमेंट। अब क्लोनिंग की जरूरत क्यों है, आखिर हम क्यों जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, इसके पीछे का क्या वजह है। जब आप किसी वेक्टर के अंदर इसको डाल देते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को, या यहां से जो फ्रैगमेंट मिला है इसको किसी वेक्टर के अंदर डाल देते हैं, और इसके बाद इस वेक्टर को किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे आपके इस जो फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके भी नंबर बढ़ते हुए चले जाएंगे, या इसका भी एम्प्लीफिकेशन होता चला जाएगा। दैट मीन्स इसी फ्रैगमेंट की भी मेरे पास मल्टीपल कॉपीज हो जाएंगी। सेम वे में इस फ्रैगमेंट की, इस फ्रैगमेंट की, इस फ्रैगमेंट की, इस फ्रैगमेंट की मेरे पास, क्योंकि मैंने सबको एक एक करके वेक्टर्स में अरेंज किया है, उनके बैक्टीरिया के अंदर डाला है, तो सबकी बहुत सारी कॉपीज मेरे पास हो जाएंगी। बहुत सारी कॉपीज इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब हम एनालिसिस करने जाएंगे, जब हम ये देखेंगे कि ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट कौन सा है, तो हमारे पास जब बहुत सारे फ्रैगमेंट्स होंगे तो मेरे लिए कंपैरेटिवली आसानी होगी, पूल में से ढूंढने में मुझे आसान हो जाएगा। इसीलिए यहां पे इस तरीके का अरेंजमेंट किया जाता है। तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच फ्रैगमेंट। यही कॉन्सेप्ट है कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्यों बनाई जाती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शॉटगन जीन सीक्वेंस मेथड पे, या शॉटगन जीनोम सीक्वेंस मेथड के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, शॉटगन जीनोम सीक्वेंस या शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड जो है, इसमें रैंडमली सेलेक्टेड क्लोन्स को सीक्वेंस किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि हम लोगों ने क्लोन कर लिया, ठीक है ना। अब क्लोन करने के बाद अलग अलग वेक्टर्स के अंदर, या देखिए जो अलग अलग ये एक क्लोन ये है, एक क्लोन ये है, एक क्लोन ये है, एक क्लोन ये है, सबके अंदर फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है। अब मान लीजिए कि ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर 3 है, ये वेक्टर 4 है। इन चार, मान लीजिए कि जो लाइब्रेरी है मेरे, उस लाइब्रेरी में 4 वेक्टर्स आ गए। अब इनमें से रैंडमली हम सीक्वेंस करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये 1000 बेस पेयर के होंगे। अब इनको मैं रैंडमली सीक्वेंसिंग इनकी करना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी मशीन्स हैं या जो भी मेरे पास टेक्निक है वो 1000 बेस पेयर को हम सीक्वेंस कर सकती है। तो मैंने सीक्वेंसिंग करना शुरू किया।
कब तक सीक्वेंसिंग करेंगे? अंटिल ऑल क्लोन्स इन द जीनोमिक लाइब्रेरी आर एनालाइज्ड। जब तक सारे के सारे क्लोन्स मेरे जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर एनालाइज नहीं हो जाते तब तक मैं इनकी क्लोनिंग कर दूंगा। जब मेरे सारे के सारे क्लोन्स जो भी जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर थे उन सबकी मैं सीक्वेंसिंग कर लूंगा तो मैं स्टॉप कर दूंगा। यहां तक ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर सॉफ्टवेयर। कमाल का सॉफ्टवेयर है असेंबलर सॉफ्टवेयर। नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि इसका काम क्या है। इस असेंबलर सॉफ्टवेयर का काम क्या है? असेंबल करना। क्या असेंबल करना सर? देखिए समझने की कोशिश करिए। अब जैसे कि यहां पे हमें मान लीजिए कि इसका सीक्वेंस हमें मिल गया, इसका सीक्वेंस हमें मिल गया, इसका सीक्वेंस मिल गया, इसका सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए जो थर्ड वाला है हमने इससे शुरू किया, तो ये थर्ड वाला हमने यहां पे ऐड किया, ये कुछ इस तरीके का था। अब असेंबलर सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ढूंढेगा कि थर्ड वाले के साथ ओवरलैपिंग रीजन किसका है। मान लीजिए थर्ड वाले के साथ ओवरलैपिंग रीजन फोर्थ वाले का था, ऐसे ये इसने फोर्थ वाला यहां पे ला करके जोड़ दिया। अब मान लो वो देखेगा कि इसके साथ फोर्थ वाले के साथ किसका ओवरलैपिंग रीजन है? फर्स्ट वाले का, तो वो फर्स्ट वाला ला करके इधर जोड़ दिया। तो ये असेंबल करता जा रहा है, चेक करता जा रहा है कि ओवरलैपिंग रीजन्स कहां कहां पे मौजूद हैं और उसके साथ जोड़ते जोड़ते एक पूरा लंबा सा फ्रैगमेंट बनाता हुआ चला जा रहा है। यही चीज यहां पे हो भी रही है। तो इसी की तरीके से असेंबलर सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजेस, क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेस द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको बेहतर ढंग से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो पूरा पूरा अब हमारे पास पहले छोटा छोटा रीजन सीक्वेंस किया, अब असेंबलर की मदद से इन सबको जोड़ करके हमने यहां तक बना दिया। अब इस तरीके से और आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस पूरी चीज का निकल करके आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन ओवर हियर। यही चीज यहां पे की जा रही है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये मेथड जो है, ये एक साइंटिस्ट हैं, बायोइन्फॉर्मेटिशियन है बेसिकली, जिनका नाम है क्रेग वेंटर। उन्होंने इस मेथड को बनाया था बेसिकली, ठीक है। तो मेथड डेवलप्ड बाय क्रेग वेंटर एंड हिज कलीग्स। इनिशियली जो ये मेथड था, जो शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड है, इसको सबसे पहले हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के जीनोम को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया गया था। और बेसिकली एक इतना पावरफुल मेथड है, मैं जैसा बताऊं आपको, कि इससे जो है वो ह्यूमन जीनोम की भी सीक्वेंसिंग की गई थी। सेलेरा जीनोमिक्स नाम की कॉर्पोरेशन क्रेग वेंटर और उनके कोलीग्स की थी, जिसकी मदद से उन्होंने ह्यूमन जीनोम को भी सीक्वेंस किया था। अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन जो सबसे पहला जो जीनोम सीक्वेंस किया गया था वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जीनोम था। उसके बाद ड्रोसोफिला का भी जीनोम सीक्वेंस किया गया, उसके बाद ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस किया गया इस मेथड से, ठीक है। अब देखिए, सेलेरा जीनोमिक्स इनकी एक कंपनी थी और ये प्राइवेट फंडिंग के थ्रू इन्होंने सितंबर 1999 में जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग चालू की और जून 2000 में एंड कर दिया। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग कर दिया गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन शॉटगन मेथड सीक्वेंसिंग है। अब बेसिकली इसको शॉटगन क्यों बोला जाता है? तो जो फ्रैगमेंट्स कट करके निकलते हैं ना, उनको शॉटगन्स बोला जाता है। इसी वजह से इस जो टेक्निक है इसका नाम शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड पड़ गया, ठीक। चलिए जी, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म क्या है? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैकेनिज्म मोटा मोटा आपके समझ में आ गया होगा, जिसमें पूरा सबको समअप कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपके पास जो इंटायर जीनोम या क्रोमोसोम है ही, ठीक है। इंटायर जीनोम मतलब पूरे पूरे जीनोम का भी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, और दूसरी किसका सीक्वेंसिंग कर सकते हो भाई? क्रोमोसोम का भी, सिंगल क्रोमोसोम का भी सीक्वेंसिंग कर सकते हो। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 13 है, तो इसकी भी सीक्वेंसिंग की जा सकती है, ठीक है। तो अब पूरे जीनोम की भी कर सकते हो, क्रोमोसोम की भी कर सकते हो। नेक्स्ट, रैंडम क्लीवेज या ब्रेक पॉइंट्स यहां पे हमने बना लिए। कैसे कर दिया? अपने जो भी जीनोम था मेरा, उसको रैंडमली क्लीव कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गया। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। अब क्या करना है? लाइब्रेरी बनानी है। कैसे बनाओगे? वेक्टर्स यूज करोगे, वेक्टर्स के अंदर अपना डीएनए जोड़ दोगे, जाकर के लाइब्रेरी बन करके तैयार होगी। बहुत सारे वेक्टर्स होंगे इसके अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, वो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आपका जो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो रहा होगा। ये चीज यहां पे दी हुई है। नेक्स्ट, जब आप लाइब्रेरी का एनालिसिस करने चलोगे तो वहां पे आपको 3 तरीके के फ्रैगमेंट देखने को मिलेंगे। कैसे? कौन कौन से 3? एक जो रिडंडेंट होंगे, मतलब जिनका नंबर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, रिडंडेंट होंगे। तीसरा, ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स होंगे, जो एक के ऊपर एक मतलब यहां पे थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा होगा, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। और इसके अलावा नो ओवरलैपिंग वाले भी होंगे, जिनका कोई ओवरलैप नहीं होगा, इस तरीके के भी फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। तो
ओवरलैपिंग रीजन्स आर अलाइंड टू फॉर्म अ कंसर्न रीजन। तो हमारे काम के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग वाले फ्रैगमेंट। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था इसके कि ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल करके आप एक लंबा सा जो डीएनए फ्रैगमेंट है वो बनाते हुए चले जाते हैं। तो हमारे काम का यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन नॉन ओवरलैपिंग का भी हमें इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे अभी मैं दिखाता हूं। ओके, तो अब देखिए नॉन ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए नॉन ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स को हम लोग दोबारा एक बार चेक करते हैं। मे बी अलाइंड इनटू अ सीक्वेंस बाय फाइंडिंग ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो हम लाइब्रेरी को एक बार और चेक करते हैं, एक बार और एनालाइज करते हैं कि क्या वहां पे इसका कोई भी ऐसा फ्रैगमेंट मौजूद है क्या। तो उसके बाद फिर से अगर अलाइनमेंट किया जाता है, फिर से उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है और ढूंढा जाता है कि कोई इसका ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट तो नहीं है। दोबारा अगर आप कट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट जरूर मिल सकता है। तो ये काम किया जाता है। नेक्स्ट, इफ सम रीजन ऑफ जीनोम नॉट रिप्रेजेंटेड इन द लाइब्रेरी। अगर फाइनली मान लो आपको कि ऐसा लग ही जाता है, ऐसा मिलता ही है कि कोई रीजन ऐसा है जो लाइब्रेरी में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, लाइब्रेरी में रिप्रेजेंटेड ही नहीं, ठीक। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, हो सकता है कि आपने जो कटिंग की है उसमें से कुछ जो है वो वेक्टर के साथ ना जुड़ा हो जाकर के, तो एक्चुअली उसकी लाइब्रेरी नहीं बनी होगी। और अगर लाइब्रेरी में वो मौजूद नहीं होगा तो सीक्वेंसिंग में वो नजर नहीं आ रहा हो। तो एक चीज अगर ऐसा भी हो रहा है तो फ्रैगमेंट्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक रीजन, हमें रीजन तो पता ही है क्योंकि हमें बाकी सारे चीजें जुड़ती हुई चली जा रही हैं। कुछ एक रीजन्स में ऐसा है जहां पे हमें कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है, तो उस रीजन को हम दोबारा क्लोन या सीक्वेंस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप दोबारा उसकी क्लोनिंग करवा दीजिए ताकि अब की बार जो कटिंग हो वो उस रीजन के लिए भी स्पेसिफिक हो और वो हमें दोबारा मिल जाए। इस तरीके का भी काम हम कर सकते हैं। तो मेजर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स है आप उसका यूज करके आप पूरा एक लंबा सा सीक्वेंस बना लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको जो ऐसे तरीके का एक रिजल्ट आ रहा है जिसमें आपको ओवरलैपिंग रीजन्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप दोबारा से कोशिश कर सकते हैं कि लाइब्रेरी को चेक करने की। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से क्लोनिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिखाया गया है कि किस तरीके से ये प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप यहां पे देखें कि ये एक सीक्वेंस है, देखिए CATCGA ACGTCA, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां तक का एक लंबा सा सीक्वेंस है, बीच में कुछ भी फ्रैगमेंट्स होंगे, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी। अब ये एक फ्रैगमेंट मान लीजिए मुझे मिला। अब मुझे इसको यूज करके पता लगाना है कि इसके आगे वाला या पीछे वाला फ्रैगमेंट कौन सा है। तो ओवरलैपिंग रीजन्स को हम लोग देखते हैं, ढूंढते हैं। अब देखिए आप कहीं से देख सकते हैं कि इससे या इससे मिलता हुआ ये ऑप्शन है मेरे पास। अब सपोज करिए कि ये क्या है, ये ऑप्शन है। अब इन ऑप्शंस में जरा देखिए कि कोई फ्रैगमेंट आपको इससे मिलता जुलता मिल रहा है। तो आप देखेंगे ACGTCA ये बिल्कुल ये फर्स्ट वाले से मैच करता हुआ दिख रहा है, ACGTCA से। अब क्या होगा, अब आपको पता चल गया है कि ये और ये एक दूसरे से अलाइन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसके बाद, इस रीजन के बाद आप ये वाला पूरा का पूरा रीजन जोड़ सकते हैं। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद आपने क्या किया, ACGTCA था यहाँ पे और इसके साथ ये अलाइन किया ACGTCA, और इसके बाद ये वाला पूरा ATGCTA तक आपने पूरा फ्रैगमेंट मतलब एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा मेरा सीक्वेंस जो है वो मेरा फाइनल हो गया। नेक्स्ट फिर से इसी तरीके से ढूंढना जाएगा कि क्या कहीं इससे कोई भी फ्रैगमेंट ऐसा है जो इस एंड से और इस एंड से मिल रहा होगा। फिर से ढूंढा जाएगा, फिर से किया जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा जो डीएनए सीक्वेंस है वो एक्सटेंड करते चले जाते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या हो जाता है कि आपको जो परेशानी जो यहाँ पे आती है वो रिडंडेंसी में आती है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक जीनोम में बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, जैसे CAT अब यहाँ पे एक परेशानी है। देखिए एक सीक्वेंस हमें मिला जिसमें CAT था एक एंड पे और CG एक एंड पे था। मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये ऑप्शंस हैं। अब यहां पर भी देखिए CAT है और ये एंड भी कर रहा है CAT में। यहाँ पे देखिए CAT है, ये एंड भी कर रहा है CAT में। यहाँ पे भी CAT है, यहाँ पे भी एंड कर रहा है CAT में। अब परेशानी ये है कि इसमें से हम कौन सा इस्तेमाल करें। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीनोम में बहुत सारा रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होता है, बट ये परेशानी प्रोकैरियोट्स में नहीं आती। आजकल की डेट में हमारे पास ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस परेशानी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत हाई कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल करके इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं,
ठीक, अभी इसके बारे में हम आगे बता भी देंगे आपको। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म सीक्वेंसिंग का मेथड जो है वो ज्यादातर हमारे प्रोकैरियोट्स के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? प्रोकैरियोटिक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लिटिल रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है, बहुत कम रिपीटिशन हो रहा होता है। बट यूकैरियोटिक जीनोम की बात करें तो लॉट्स ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, असेंबलर सॉफ्टवेयर जो इनिशियल सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जो कि एक्सटेंड कर रहा था सीक्वेंस को, उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है सॉफ्टवेयर्स की फील्ड में, जिसकी मदद से बहुत ऐसी हाई जो कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को भी प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद है कि ये आपको जो मैंने पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया वो समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है कि हमारा जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो नया बैच है, गेट बीटी का जो नया बैच है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है। 23 जुलाई से मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है। 23 जुलाई से मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है। तो सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी वीडियो में आपको एक ऊपर वीडियो नजर आ जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस क्लास में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको टेस्ट सीरीज भी इसी में मिल जाएंगी, डीपीपीज भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी क्लास की, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो कहीं और कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसी बैच के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। तो 23 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें एनरोल करना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस फोन नंबर पे 8299134528 8299134528 पे आप हमें व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको और डिटेल इसके बारे में दे देंगे। ठीक, एक और चीज बतानी है कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आप विदेश में अपनी मास्टर्स या पीएचडी के कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है आपके लिए। हमारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं उड़ान प्रोग्राम। अब इस उड़ान प्रोग्राम में हम आपके लिए जनरल कंसल्टेशन से लेकर के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स तक लेकर के आ रहे हैं। जनरल कंसल्टेशन की इस समय प्रमोशनल फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज है और इसमें 45 मिनट्स आपको क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलेगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। एक्सपर्ट्स जो है वो हाईली क्वालिफाइड है, उनको पूरा एक्सपोजर है कि अब्रॉड किस तरीके से अप्लाई करना है। इनकेस आप अब्रॉड में जाने की जानकारी वगैरह लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। फीस मैंने आपको बता दी है एक जनरल कंसल्टेशन की, और आप कंसल्ट कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से और जान सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें की जा सकती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।